Everyone says that you should start answer writing from day one. So most of the aspirants jump into the answer writing even when they're not ready, and then they blame themselves for poor marks. Hi everyone, I welcome you all to UPSC with HM, and this video is going to be really important because a lot of people keep commenting that they don't know how to do answer writing, how to begin, and that they're not able to write answers. So here I am with this video. So in this video I'll be firstly talking about the various myths and misguidance that is being floated in the market, and finally what should be the right way in which you should start answer writing. So let's begin. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what is the misguidance in the market which you should definitely avoid. So the first myth that I came across when I was preparing, when I started preparing, is that you should start answer writing as soon as you begin the preparation, which is absolutely non-logical. Because what happens when you start answer writing or when you rush into answer writing right after you have just begun, so it lowers your confidence due to less revision. You're short on revision, and then without revision when you will start writing answers, what happens is you will not get the points to write, and due to which you will get low marks, and then you will unnecessarily reduce your confidence. ठीक है. Plus और क्या होता है कि when you have just begin the preparation, you have very little factual knowledge, right? So you should not be doing that. Second myth is that you should be doing topic wise PYQ writing. अब ये तो हर कोई बोलता है कि PYQ लिखो टॉपिक वाइज. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए. वाई? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, दैट दिस इज़ इन माई हम्बल ओपिनियन, जो मुझे लगता है, वॉट आई हैव एक्सपीरियंस विद माई प्रेपरेशन ऑफ 3 years, उसके बेसिस पे मैं ये सब चीज़ें बोलती हूँ और बोल रही हूँ. सो यू शुड सी योर सेल्फ, यू शुड सी योर सिचुएशन, एंड देन ओनली फॉलो माई एडवाइस. ओके. सो वाई आई बिलीव द टॉपिक वाइज PYQ आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए. पहले तो जो UPSC के PYQs हैं अगर आप देखो तो दे आर टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल फॉर अ बिगिनर. ठीक है. दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दे स्ट्रेच अक्रॉस द पेपर्स. अगर आप कोई भी पेपर उठा लो, उसमें से कोई भी पेपर होगा, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस वुड डिमांड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपने सिर्फ पढ़े ही 2 टॉपिक्स हैं. ठीक है. तो अगर आपने सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़े हैं और आप वो 2 टॉपिक्स के बेसिस पे कोई PYQ उठा लो, और वो आपसे लिखा ही नहीं जाएगा, और लिखा जाएगा तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी आपको चाहिए. क्यों? क्योंकि वो पेपर डिमांड ही कर रहा है कि आप अक्रॉस द पेपर सोचें. इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो हमें 2025 में GS1 में एक AI के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था. अब ये बताओ, AI का जो टॉपिक है वो मतलब GS3 का टॉपिक है, लेकिन पूछा कहाँ पे है? GS1 में. क्यों पूछा? लाइक नोबडी वुड रियली थिंक ना कि GS1 में वो पूछ लेगा. तो यहाँ पे अगर हम AI के बारे में लिख रहे हैं तो AI के बारे में मैं सिर्फ, क्योंकि मैं GS1 का आंसर लिख रही हूँ, तो मुझे सिर्फ AI का साइंस ये टेक में मुझे नहीं करना है. मुझे AI का जो आंसर लिखना पड़ेगा, अक्रॉस द डायमेंशंस लिखना पड़ेगा. AI का यूज़ एग्रीकल्चर में, AI का यूज़ फॉर वुमेन सेफ्टी, AI का यूज़ फॉर पुलिसिंग, फॉर जोग्राफी, फॉर वाटर रिसोर्स, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. यू गेटिंग ना वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि PYQ जो होते हैं दे डिमांड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. तो ये भी नहीं करना चाहिए. एंड थर्डली जो थोड़ा सा और, बिकॉज क्या होता है ना कि हाँ ये देखो, इंटरलिंकेज नहीं बन पाएगा आपका जब आप PYQ सीधा उठा लोगे. दूसरा, इट विल बी जस्ट रोट लर्निंग, कि एक टॉपिक पढ़ा और उसके बाद उसका आंसर लिख दिया, तो वो रोट लर्निंग ही है, उससे आपका दिमाग नहीं खुल रहा है. प्लस क्वेश्चंस आर मल्टी डायमेंशनल, और अगर आप लिख भी लोगे आंसर तो आपका आंसर काफ़ी नैरो आएगा निकल के. तो ये मत करना. तीसरा पॉइंट है कि एक ओपन बुक राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट चलता है कि आप अपने नोट्स खोल लो और पढ़ लो. अब वो मेरे हिसाब से उतना हेल्प नहीं करता है. मतलब मैंने कभी नहीं किया वो कि मैं अपने नोट्स खोल के आंसर लिखूँ. आई मीन लाइक व्हाट इज़ द नीड आप लोगों को आंसर लिखना. मतलब आंसर राइटिंग इज़ इतना ज़्यादा उसे हाइप कर दिया है कि जैसे हम लोगों को आंसर लिखना ही नहीं आता है. आई मीन वी ऑल आर ग्रेजुएट, राइट? हमने कॉलेज के एग्ज़ाम्स पास किए हैं तो हमें लिखना तो आता ही है. ऐसा तो नहीं है कि हमें आंसर फॉर्म करना ही नहीं आएगा. मतलब खुद सोचो, अब अगर आपको एक टॉपिक पता है तो आप कितना ही बुरा आंसर लिख लोगे. अगर मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊँ और बोलूँ कि इसके ऊपर 5 पॉइंट्स निकाल के दो, 5 पॉइंट्स ऑन चैलेंजेस,
5 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव्स एंड 5 पॉइंट्स ऑन वे फॉरवर्ड। कोई भी लिख लेगा, यूपीएससी में तो इतना फ्लावरी लैंग्वेज भी डिमांड नहीं होती हमसे, सिर्फ हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर वो 5 पॉइंट्स किसी को भी पता है तो यू विल ईजिली बी एबल टू राइट अ डिसेंट आंसर, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 में से 10 वाला आंसर लिख लोगे, 10 में से 5 वाला आंसर तो हर कोई लिख लेगा। तो ये भी नहीं करना चाहिए कि मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं देख देख के लिखता हूँ, नो पॉइंट, अवॉइड दैट, ठीक है। तो दीज आर द मिथ्स विच यू शुड अवॉइड। अब उसके बाद आते हैं कि देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ आंसर राइटिंग, हमें आंसर राइटिंग क्यों करते हैं हम। सिंपल है, एक तो हमारा रिवीजन होता है, दूसरा हमारा रिटेंशन अच्छा होता है, ये मसल मेमोरी बनती है हमारी। मसल मेमोरी क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, मसल मेमोरी की जो टॉपिक को आप लिख लोगे उसको आपका जो टॉपिक को आप खुद सोच के लिखोगे, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके लिखो या कुछ, आपका माइंड उस चीज़ को याद रखता है कि हाँ ये पॉइंट मैंने पहले भी फॉर्म किया था, तो मैं इसका सिमिलर पॉइंट दोबारा फ्रेम कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। तो मसल मेमोरी बिल्ड होती है। तीसरा आपकी स्पीड डेवलप करती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई वी डू आंसर राइटिंग फॉर मेंस। उसके बाद होता है कि व्हेन यू डू आंसर राइटिंग इट हेल्प्स यू टू टैकल द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स देन आंसर राइटिंग से क्या होता है कि जब आप एक कंटेंट पढ़ोगे, ऐसा नहीं है लाइक मेंस में यू हैव टू रीड लिमिटेड कंटेंट, तो उस लिमिटेड कंटेंट को आपको मल्टीपल जगहों पे किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको यहाँ से सीखना है आंसर राइटिंग से, इसलिए भी हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो अब यहाँ तक तो मैंने बात की कि मिथ्स क्या क्या हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर करना क्या है, लाइक हाउ व्हाट इज़ द राइट मैनर टू गो अहेड, उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग आफ्टर एटलीस्ट 1 रिविजन, ठीक है। एटलीस्ट जब आपने एक 1 रिविजन का मतलब है जब आपने एक बार चीज़ को पढ़ लिया है, पहली बार आप पढ़ोगे समझोगे, उसके बाद जब आपने समझ के सब कुछ याद किया, वो हो गया पहली बार रीड करना। सेकेंड टाइम व्हेन यू विल रिवाइज दैट, उसके बाद आप उस सिचुएशन में आते हो कि यू शुड लाइक यू कैन बिगिन आंसर राइटिंग, ठीक है। तो एक रिविजन के पहले तो मत करना। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे स्टार्ट करना चाहिए आंसर राइटिंग, आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे पॉलिटी है, उसको पूरा पढ़ो, ठीक है, एंड टू एंड रीड पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी, एंड देन डू उसकी आंसर राइटिंग, ठीक है। तो मतलब पॉलिटी वाला पार्ट आप GS2 में से फिनिश कर लो, उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो। ऐसा मत करना कि हाँ यू हैव रेड प्रेसिडेंट का टॉपिक और उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग कर ली, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का टॉपिक का अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन देख लो, वो जो आएगा वो सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि आपसे कि हाँ बता दो प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट के रोल क्या है, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा। यूपीएससी में क्या पूछता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के टॉपिक से लिंक्ड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैबिनेट डिक्टेटरशिप है, फेडरलिज्म है, प्रेसिडेंट रूल में आता है, गवर्नर का रोल है, एमरजेंसी है, ये सारी चीज़ें इट सराउंड्स प्रेसिडेंट। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, हाउ वुड यू बी एबल टू राइट अ गुड आंसर ऑन प्रेसिडेंट, समझ रहे हो। तो इसीलिए टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग के मैं फेवर में नहीं हूँ। तो इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट एटलीस्ट फिनिश कर लो एंड उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो। एंड देन व्हाट अबाउट द PYQs, हमने पहले मिथ्स पढ़े थे कि टॉपिक वाइज PYQ मत लिखो, अब तो फिर क्या करें PYQs का। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ माई एडवाइस दैट आई वुड गिव टू माई पीयर्स कि इफ़ यू वांट टू राइट PYQs, आपने एक सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट फिनिश कर लिया पॉलिटी, अब आपको पता है कि आपके पास पॉलिटी की नॉलेज बन गई है, थोड़ा सा बेस बन गया है। अब आपको उस बेस को स्ट्रॉन्ग करना है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट एंड रिप्रोड्यूस दैट नॉलेज ऑन पेपर, यही तो करना है। आप उसके लिए सबसे अच्छा वे क्या है मेरे अकॉर्डिंग, यू शुड स्टार्ट विथ एनी स्टेट PCS PYQs, ठीक है। और स्टेट PCS में से भी अगर मुझसे सजेशन ले रहे हो कि हाँ कौन से स्टेट PCS, आई वुड से UP PCS के जो PYQs हैं, मोस्टली UP PCS का सिलेबस अलाइंस विद UPSC, ठीक है। तो अगर आप इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू हैव कंप्लीटेड 1 सब्जेक्ट, यू वांट टू डू द आंसर राइटिंग टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड रिविजन, स्टार्ट विद एनी स्टेट PCS PYQs, ठीक है। इसका GS2 का पेपर ले लो, इसके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनको बैठ के लिखो, दिस विल हेल्प यू। वाई, बिकॉज जो स्टेट PCS के PYQs होते हैं दे चेक आर फैक्चुअल नॉलेज, डायरेक्ट होते हैं, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, इंटरलिंक्ड उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज भी करना चाहते हो ना, इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट, बट इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू डू टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, स्टार्ट विद हियर। प्रेसिडेंट को वैसे तो ये टॉपिक वाइज मिलेंगे नहीं आपको स्टेट वाले, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टिक टू सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक सब्जेक्ट पूरा करो,
उसके बाद स्टेट पीसेस के पीवाईक्यूज उठाओ, वो लिखो। ये ना इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा आंसर राइटिंग का अच्छा। तो मतलब आंसर राइटिंग के इससे दो काम हो जाएंगे। पहला तो आपका रिवीजन अच्छा कर देगा ये, क्योंकि ये फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड होता है। दूसरा, आपके जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, जो आपको सीखना है कि कैसे इंट्रो लिखते हैं, कैसे बॉडी लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन बनाते हैं, वो यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। ठीक है, तो ये जब काम कर लो आप स्टेट पीसेस के पीवाईक्यूज लिखने के बाद, फिर आना यूपीएससी के पीवाईक्यूज लिखने। ठीक है, फिर आप लिख भी पाओगे एंड इट विल बी अ गुड लाइक स्ट्रक्चर्ड थिंग फॉर यू। तो हेयर अ प्लान फॉर यू। ठीक है, तो क्या करना है, आई होप ये अब तक सब समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो नाउ आई कैन गिव यू दिस प्लान। ठीक है, कि ऐसे आप टाइमलाइन में चल सकते हो। पहले आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज देखो, सिर्फ ओनली यू हैव टू जस्ट लुक एट द पीवाईक्यूज एंड देन री रीड दैट सब्जेक्ट। क्यों, क्या होगा, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैसे किया था। जब मैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने जीएस की कोचिंग ज्वाइन की थी ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता था कि वो लोग जैसे पढ़ाते थे, कोई भी एक चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे डीपीएसपी पढ़ाया या फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, मैं क्या करती थी क्लास के बाद, जब क्लास फिनिश हो गई उसके बाद खुद से आके पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ती थी, लक्ष्मीकांत पढ़ ली। उसके बाद क्या करती थी मैं, लक्ष्मीकांत के पीछे थोड़ा सा खाली स्पेस होता है हर चैप्टर के पीछे, उसमें मैं क्या करती थी, क्वेश्चंस अपने आप से फॉर्म करने की कोशिश करती थी कि हाँ इस चैप्टर से क्या बन सकता है। जैसे डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी से मेंस के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, व्हाट आर द लिमिटेशंस और चैलेंजेस ऑफ डीपीएसपी एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ये चीज़ बन सकती है। तो वो मैं क्वेश्चंस लिख लेती थी एंड देन आई यूज़ टू सर्च फॉर दैट क्वेश्चन। उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, तो गूगल से या कहीं से भी वो कर सकते हैं आप। या फिर मैं क्या करती थी, डीपीएसपी को सर्च करती थी पीवाईक्यूज़ में, मेंस के पीवाईक्यूज़ में, कि कहीं डीपीएसपी पे क्वेश्चन पूछा है क्या। क्वेश्चन पूछा होता था, वो भी मैं देखती थी कि अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो वो देखने के बाद हमको एक आइडिया होता है, हमारे जो थिंकिंग है वो थोड़ा रीअलाइन होती है कि अच्छा इस डायमेंशन को ज़्यादा फोकस करें। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट के पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इज़ इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 21 को अच्छे से पढ़ना है, तो वापस जाके आप उस मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करोगे। जस्ट यू हैव टू लुक एट द पीवाईक्यूज़ एंड री रीड ए सब्जेक्ट। जब ये हो जाएगा उसके बाद इसको बाय हार्ट करो। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमी, वट एवर यू आर रीडिंग, देन उसका बाय हार्ट करो। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी आपका मेंस का मटेरियल है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी मतलब आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है। वॉट एवर यू वांट टू डू फॉर मेंस, डू दैट। अपना, मेरा मतलब बस ये है कि वो जो आपका मेंस का मटेरियल है उसको बाय हार्ट कर लो इस स्टेज पे, इन पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, ये मैंने लिखा है इन पॉइंट फॉर्मेट, मतलब कि ऐसा सोच के पढ़ो, कोई भी टॉपिक हो ना रैंडम मत पढ़ो। अगर यहाँ पे एक टॉपिक है, जैसे अगर इकोनॉमी की बात ले लें, तो अगर एग्रीकल्चर की बात है तो उसमें ये पढ़ो उसमें कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, 5 पॉइंट, हर चीज़ को पॉइंटर के फॉर्म में पढ़ो कि मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं सब टॉपिक पे, कैसे लिखूँगा वो करो। उसके बाद उसके बाद आंसर राइटिंग करो उस टॉपिक की, नहीं उस सब्जेक्ट की। ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यूज़ भी देख लिए, उसको बाय हार्ट भी कर लिया। नाउ आई विल बिगिन राइटिंग आंसर। कैसे, सबसे पहले मैं पीसीएस के मेंस के पीवाईक्यूज़ उठाऊँगा, वो लिखूँगा, वो करने के बाद मैं यूपीएससी पे जाऊँगा। ये मैं करूँगा। एक और काम हो सकता है, कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट पेपर्स। कोई भी कोचिंग ले लो, जैसे मैंने विजन के देखे थे, और एम फोरम का एमजीपी तो मैंने ज्वाइन ही किया था। मैंने बताया था कि मैंने 2022 में इनका एमजीपी लिया था फॉर 2023 ईयर। ठीक है, तो ये एमजीपी थ्रू आउट होता है, जिसमें हर हफ्ते होते थे मेंस के टेस्ट। तो मैं वो भी लिख लेती थी कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 2021 में मेरी कोचिंग हो गई थी पूरी। तो मैंने एक बार पढ़ा हुआ था पूरा सिलेबस। अब मुझे 2022 में सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी थी, तो मेरा सिलेबस एक बार हो चुका था एंड आई हैड ऑलरेडी डन दीज 3 स्टेप्स। मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया था कोचिंग के साथ, मैंने पीवाईक्यूज़ देख लिए थे, और मैंने उसको बाय हार्ट भी करना शुरू कर दिया था। ये सब होने के बाद मैंने एमजीपी ज्वाइन किया था 2022 में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पहले ही शुरू कर दिया था। ये 3 स्टेप्स करने के बाद मैं यहाँ आई थी एमजीपी। मैंने ऑनलाइन लिया था एमजीपी, तब मैं हर हफ्ते इनके टेस्ट होते थे वो लिख लेती थी। अगर यू हैव नॉट जॉइन एमजीपी, या कोई भी फॉर्मली आपने ज्वाइन नहीं किया, दैट्स फाइन। हमको कहीं से भी टेस्ट पेपर्स तो मिल ही जाते हैं, तो वो ले लो ये 3 स्टेप्स करने के बाद। ठीक है, विजन का देख सकते हो, एमजीपी देख सकते हो, या एनी अदर जो भी इनके अलावा जो भी है, मतलब कोई भी देख सकते हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो पीसीएस के मेंस के पीवाईक्यूज़, यूपीएससी एंड देन कोचिंग के टेस्ट पेपर्स, ये आप कर सकते हो। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस्ड वे ऑफ हाउ शुड यू डू आंसर राइटिंग, और हाउ शुड यू डील विद आंसर राइटिंग। ठीक है, तो द कंक्लूजन इज कंटेंट इज़ किंग।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्लस नॉलेज विल हेल्प यू इन स्मूथ आंसर राइटिंग। कोई भी जो ये बोलता है कि यू शुड बिगिन आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन एंड देन ओनली यू लाइक योर कंटेंट एंड नॉलेज विल इम्प्रूव, आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब स्टिल, मतलब फिर से मैं ये बोलूँ, दिस इज़ ऑल इन माई हम्बल ओपिनियन, ठीक है। तो ऐसे मतलब लाइक डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर गारंटी, लाइक गारंटी के साथ मैं भी नहीं बोल रही हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो यू कैन फॉलो, इफ़ यू थिंक सम अदर वे इज़ राइट फॉर यू, प्लीज़ फॉलो दैट, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे जाना सही होता है, ऐसे जाएंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, प्लस मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो दिस वॉज इट अबाउट आंसर राइटिंग फ्रॉम माई साइड। इसमें कोई भी डाउट हो, इफ़ यू डिसअग्री विद एनी थिंग, इफ़ यू अग्री विद एनी थिंग, यू कैन राइट डाउन इन कॉमेंट्स। एंड इसमें जो भी आपको और हेल्प चाहिए आंसर राइटिंग के टॉपिक में, मेरे से पूछ लेना, मैं आई मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक पोल डाला था अपने यूट्यूब पे, उसमें मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि दे वांट जीएस पेपर वाइज वीडियो, तो ठीक है, आई विल मेक दैट। जीएस 1 से आई विल बिगिन एंड देन आई विल पोस्ट जीएस 1 2 3 4 के सोर्सेज प्लस उनकी स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो की थी और व्हाट यू कैन डू। तो ये मैं कर दूँगी, मतलब नाउ दिस इज़ द प्लान, जीएस पेपर वाइज वीडियो। एंड देन उसके बाद सेकंड मैक्सिमम ये था कि ऐसे कि यू वांट मोर डिटेल वीडियोस, तो ये भी मैं ट्राई करूँगी। एंड देन उसके बाद आई ऑल्सो लाइक आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक दिस थिंग लाइक हाउ टू बी कंसिस्टेंट एट होम, ये भी किसी ने पूछा था, तो ठीक है, ये भी बना देंगे। एंड देन उसके बाद विल टॉक अबाउट सम प्रीलिम स्टफ, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लान एज ऑफ नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माई साइड। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।